हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर वन के। कैसे नतीजे हैं वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो हम समझाते हैं। कोल इंडिया ने प्रोडक्शन कैसा किया है, जो कोयला है उसका। तो देखिए, पिछले साल अप्रैल से जून आप देखेंगे ये लगभग 124 मिलियन टन उन्होंने प्रोडक्शन किया था, और इस साल अप्रैल से जून आप देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ा है और ये लगभग 160 मिलियन टन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरा डेटा जो होता है, जब भी आप कोल कंपनीज को देखें तो ऑफटेक का डेटा होता है। तो ये प्रोडक्शन से एक डिफरेंट पैरामीटर है, मतलब जो भी पिटहेड में जो भी कोयला होता है कितना उठाया गया है, कितना लिया गया है, तो ये ऑफटेक का डेटा है। तो ऑफटेक आप देखेंगे जनरली थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। तो पिछले साल 160 मिलियन टन था और इस बार भी 177 से मिलियन टन से ऊपर है। तो इस साल का जो रिजल्ट्स है इन्हीं सब डेटा ने बता दिया है कि अच्छा होने वाला है और अच्छा हुआ भी है। और डेटा लाता हूं दोस्तों, प्रोडक्शन का आप देखेंगे डेटा अप्रैल से जुलाई 207 मिलियन टन का ये 4 महीनों का जो है परफॉर्मेंस रहा है, जो अगेन पिछले साल अप्रैल से जुलाई आप देखेंगे 166 मिलियन टन था। तो लगभग 24% का ग्रोथ हुआ है जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। सप्लाई आप देखेंगे वहां पर भी 19% से ऊपर का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर जून का महीना तो चलिए रिजल्ट में आ गया, बट जुलाई भी अगर आप देखेंगे, जिसका रिजल्ट अभी क्वार्टर टू में आएगा, जब ये अक्टूबर या नवंबर में जब भी रिजल्ट आएंगे, तो ऑलरेडी 11% आउटपुट का ग्रोथ है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है कोल इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, और ये नंबर्स में बिल्कुल दिख रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स 8,834 करोड़ के हुए हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं कोल इंडिया की तरफ से। आप यहां पर देख सकते हैं 3,174 करोड़ का प्रॉफिट था अप्रैल से जून 2021, मतलब पिछले साल में, और प्रॉफिट मतलब डबल से भी ज्यादा यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला है। फिर अगर आप सेल्स देखेंगे तो 23,293 करोड़ की सेल्स थी, वो भी बढ़ी है 32,500 करोड़ के आसपास। और इन सब नंबर से कहीं ना कहीं इस साल हाई डिविडेंड का भी एक एक्सपेक्टेशन रह सकता है। ऑलरेडी पिछले साल का अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो टोटल 17 रुपीज का डिविडेंड है, और इनफैक्ट जो फाइनल डिविडेंड है, जो अगर आप हमारा चैनल देखते होंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी, आपको फाइनल डिविडेंड जो था उसके लिए जो एक्स डिविडेंड डेट बहुत ही रिसेंट में गई है, और हमने वीडियोस के जरिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके जरिए आपको हमने बताया भी है, तो आपको वो भी वैल्यू मिली होगी। तो चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं बढ़ा है 4,335 करोड़ से 12,000 करोड़ से ऊपर। तो ओवरऑल सबसे बड़ा अगर कोई कोल इंडिया के रिजल्ट्स में पॉजिटिव है तो वो है प्रॉफिट, जो कि 8,834 करोड़ है। तो ये कुछ नंबर्स आए, ये कुछ डेटा आए, तो ये सब डेटा दोस्तों प्रेजेंट के डेटा है, और प्रेजेंट में कोल इंडिया का जो बिजनेस है बहुत अच्छा कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्यूचर आउटलुक और रिस्क को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर आउटलुक में आप देखेंगे FY 22-23, ठीक है, जो ये चल रहा है अभी, तो उनका प्लान है 700 मिलियन टन तक कोल का जो प्रोडक्शन उसको ले जाना। जो अभी आप देख सकते हैं 207 मिलियन टन जो हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, वो गया है। तो ये 700 तक पहुंचने की बात है, 700 मिलियन टन जाएगा कि नहीं, कितना है पता नहीं, बट ये कोल इंडिया का प्लान है, और जिस हिसाब से काम हो रहा है जा भी सकता है। और इंडिया में इंडिया भी अब ग्रोथ हो रहा है, कोविड के बाद चीजें ओपन हो रही है, तो पावर की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ओवरऑल ग्रोथ ज्यादा होने की उम्मीद है। दूसरी चीज जो कोल इंडिया के जो बिल्कुल कंफर्ट में जाती है वो है वैल्यूएशन कंफर्ट। देखिए, पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस बहुत बढ़ा नहीं है। इन्वेस्टर्स का जो अगर फोकस रहा है जो कन्वेंशनल एनर्जी, कोल एनर्जी पर नहीं रहा है, ESG को लेकर भी बहुत बातें हुई है, तो इन्वेस्टमेंट यहां हुआ नहीं है। तो इसके कारण से क्या हुआ है, वैल्यूएशन जो है इन कंपनियों के जो है बहुत जो है बढ़े नहीं है। तो कोल इंडिया का भी जो वैल्यूएशन आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट इन कंपनियों में रहा है, और साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी इनकी ज्यादा रही है। पिछले साल 17 रुपीज का डिविडेंड, तो किसी ने समझ लीजिए 170 में भी किसी का अगर शेयर प्राइस किसी ने लिया होगा, क्योंकि पिछले साल तो वहीं पर ही घूम रहा था, 150, 60, 70, 80 उसके आसपास ही था, तो इनफैक्ट उससे नीचे भी था। तो उनके लिए तो डिविडेंड यील्ड 10-12% से ऊपर की हो गई है। वो तो अभी 210, 215 अभी हमको कुछ दिनों में ही देखने को मिल रहा है। तो इस साल भी इनफैक्ट डिविडेंड यील्ड हाई हो सकती है। तो ये अभी के अगर इस साल का हम डेटा देखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है थोड़ा 5-10 साल का भी व्यू रखते हैं। और 5-10 साल में दोस्तों एक चीज है
जो आपको हमको समझनी है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का भी ग्रोथ बिल्कुल होने वाला है। तो देखिए इंडिया में आप देखेंगे 800 गीगावाट का 2030 का प्लान है, जो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होने का, और उसमें इंडिया का जो लक्ष्य है 500 गीगावाट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट की कोई योजना है और इसमें होगा नहीं होगा कोई देखने वाला नहीं है। तो यहां पर ऑलरेडी रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप है, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अदानी ग्रुप यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। पीएसयूज में एनटीपीसी भी यहां पर ग्रोथ यहां पर प्लान है। तो रिन्यूएबल अब सिर्फ बुक में लिखने जैसा वैसा नहीं रहा है, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल रहा है। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल और जो कोल है को एग्जिस्ट करेंगे। बट अगर आप 5-7 साल के बाद देखें तो ऐसा भी नहीं है कि कोल को लेकर या कोल इंडिया को लेकर आपने ले लिया और 5-7 साल लेके आप भूल जाएं और सोचे कि पूरी जिंदगी आपको 8-10% डिविडेंड मिलेगा। वो थोड़ा सा बहुत ही रिस्की एक सोच हो सकती है। अभी बढ़िया है, इस साल भी डिविडेंड मिल सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मे बी आज नहीं 2024 या 25 को आपको हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि रिन्यूएबल अगर ग्रोथ होता रहेगा तो कोल इंडिया को फर्क पड़ सकता है, जो अभी नहीं शायद 3-4 साल के बाद हमको देखने को मिले। तो अभी फिलहाल एक अंडर इन्वेस्टमेंट है, वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, हाई डिविडेंड यील्ड की भी एक्सपेक्टेशन। डिविडेंड तो चलिए Q1 में नहीं आया, आता भी नहीं है, तो शायद नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। अगर कुछ आता है तो अर्ली फाइनेंशियल आजादी ही है, जहां हम सबसे पहले आपको बताएंगे, डिटेल्स के साथ बताएंगे। बाकी पावर सेक्टर में किस हिसाब से अगर ग्रोथ अगर नहीं होता है रिन्यूएबल्स के कारण या कोल के कारण, तो ये सब कुछ रिस्क है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। बाकी इंपोर्टेड कोल भी अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो ये सब भी कुछ रिस्क है। बाकी मुझे उम्मीद है, लगता है कि मैंने एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, जहां पर मुझे अभी कोल इंडिया प्रेजेंट में बहुत सही लग रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा है, लेकिन एक्टिवली इसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज कोल इंडिया को लूं और 2032 में या 2035 में भी मुझे 10% डिविडेंड मिलता रहे, तो वो थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा बहुत ज्यादा थोड़ा सा रिस्की सोच हो जाएगा। तो इसीलिए एक्टिवली देखते रहना है और आप भी फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। कुछ भी नया होता है, आउटलुक में कुछ चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम आपको बताते रहेंगे। और ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं ये हम बता भी रहे थे पिछले एक साल से कोल इंडिया के बारे में, और आज ये सब चीजें हमको रिजल्ट्स में देखने को मिली है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। कोई भी टिप्स पर हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस, और हम यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में ही फोकस करते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।